हुकूमत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को कौंसलर रिसाई और सजा के खिलाफ अपील दायर करने की ऑफर देने के बाद तनकीद की जद में है। ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना है। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि जिसे कश्मीर का सफीर बनना था वो एक भारतीय जासूस का वकील बन बैठा है। हुकूमत भारतीय जासूस को NRO दे रही है, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि पाकिस्तान आलमी अदालत के तकाजे पूरे कर रहा है। कुलभूषण यादव को नून लीग के दौर में गिरफ्तार किया गया। भारत की जानिब से ये मुकदमा आलमी अदालत ले जाया गया और नून लीग ने इसको कबूल किया। यहाँ पर सवाल उठता है, हुकूमत को तकाजों पर ही पूरा उतरना था तो अपोजिशन को एतमाद में क्यों नहीं लिया? अपोजिशन के शोर शराबे के बाद हुकूमत की जानिब से वजाहती बयानात दिए गए, अपोजिशन को ठंडा करने की कोशिश की गई। हुकूमत ने अपोजिशन से पहले मुशावरत क्यों नहीं की? कुलभूषण को रिलीफ फराहम करने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया गया। कुलभूषण को वकील फराहम करवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। क्या हुकूमत को अंदाजा नहीं था कि ऑपोजिशन की जानिब से सवालात उठाए जाएंगे, तनकीद की जाएगी? आखिर हुकूमत बैनुल अक़वामी सतह के अहम मामलात पर ऑपोजिशन से मुशावरत क्यों नहीं कर रही? ऑपोजिशन की जानिब से तनकीद पर कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन का ये रवैया गैर जिम्मेदाराना है, मगर ये तो मुल्क की सियासत की रिवायत है। माजी में तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो नून लीग की हुकूमत पर इसी नौयत के इल्जामात वो लगाती रही है। नवाज शरीफ गद्दार, मोदी का यार, ये जुमले तहरीक इंसाफ के ही हैं। वज़ीर आज़म ने 2 साल पहले अपने एक ट्वीट में कहा था कि मोदी और नवाज शरीफ आपस में मिले हुए हैं। जब भी नवाज शरीफ पर कोई मुसीबत आती तो सरहदों पर तनाव बढ़ता और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता। क्या ये कोई मामूली इल्ज़ाम है? तहरीक इंसाफ का यही रवैया रहा है, हम करें तो ठीक, दूसरे करें तो गलत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी 2 साल हुकूमत में सिर्फ यू टर्न पर यू टर्न लिए हैं। नया पाकिस्तान बनाने के वादे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर देने के बड़े बड़े दावे ही रह गए। मईशत तबाह, महंगाई बेकाबू, डॉलर महंगा, ये वो तमाम तोहफे हैं जो अवाम को नए पाकिस्तान में दिए गए। बात कर लेते हैं, नवाज शरीफ दौर में कुलभूषण को सजाए मौत पर फैसला आलमी अदालत में चैलेंज किया गया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है इस सारे मामले के ऊपर। आखिर अपोजिशन सोचती क्या है? ख्वाजा आसिफ साहब की ज़ुबानी सुन लेते हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ के दौर में जब कुलभूषण यादव को सजाए मौत का हुक्म दिया गया तो उसके बाद इस फैसले को आलमी अदालत में चैलेंज किया गया और पाकिस्तान को आलमी कवानीन के मुताबिक ही चलना पड़ा। तो लगारी साहब, अब अपोजिशन जिस तरह से एहतजाज कर रही है, उनका ये एहतजाज किस हद तक दुरुस्त है? इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का क्या कसूर है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट चोरी छुपे क्यों कर रही है? छप्पर के नीचे छुप कर क्यों कर रही है? अपोजिशन को और पाकिस्तान के लोगों को एतमाद में क्यों नहीं रही है? जब हाउस चल रहा है, जब ऐवान की मीटिंग हो रही है, जब कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, जब पार्लियामेंट मौजूद है और पार्लियामेंट के फंक्शनल है, और तब उस वक्त क्यों आप उस वक्त तो कर ही नहीं सकते ना। आप कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर ही नहीं सकते जब कौमी असम्बली की मीटिंग हो रही हो, कौमी असम्बली का इजलास हो रहा हो, आप कर नहीं सकते। तो कैसे आपने कर लिया ये? और ये कौन सा तरीका है आपका कि इस तरह से और अपोजिशन से छुपकर आपने पार्लियामेंट का रास्ता नहीं देखा, पार्लियामेंट की तरफ गए नहीं, कौमी असम्बली में गए नहीं, आप सेनेट में गए नहीं, कानून बनाया नहीं, कानून बना जबकि वो मौजूद था। आइन के अंदर ये लाजमी शर्त है कि अगर कौमी असम्बली का इजलास हो रहा हो तो आप ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। तो फिर कैसे आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया? देखें, तब मोदी का यार कौन है कौन नहीं है मुझे नहीं मालूम कि नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम चलाई थी या नहीं चलाई थी। इमरान खान ने तो उनकी इंतखाबी मुहिम चलाई थी। अगर मोदी आ गए और मोदी आ जाएंगे तो फिर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। लीजिए, हल हो गया। ये थे जो उनकी कंपेन कर रहे थे और इंडियन वोटर्स को कह रहे थे कि जनाब आप इनको वोट दो, और उसका नतीजा ये निकला है कि हमारे गले में एक फंदा पड़ा हुआ है। हमारे लोग जो है पिछले 1 साल होने वाला है, चंद रोज के बाद, 10 दिन के बाद 1 साल हो जाएगा। लोग लॉकडाउन में, दुनिया ने अभी एक लॉकडाउन देखा है, लोग चीख पड़े थे, हम लोग चीख पड़े थे, यार ये कौन सा लॉकडाउन है? लोग चीख पड़े थे। और जो लोग 1 साल से लॉकडाउन में, उनके बारे में ही सोचते हो। आपको यह तो याद था कि मोदी आ गया तो कश्मीर का मसला हल होगा। आप किस मुंह से ये कह रहे थे और आप किस तरह से ये चल रहे हैं? और लोग क्यों आप अंधेरे में रख रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की अपोजिशन को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, कौमी असम्बली को क्यों अंधेरे में रख रहे हैं? अंधेरे में रखना यही तो वजह है कि लोग चीख रहे हैं। चलें, ये गलती तो है हुकूमत की कि ऑपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया, लेकिन लगारी साहब, अगर आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म नहीं मानते ही है हमारी गवर्नमेंट, तो ऑप्शन क्या रह जाता है? देखें, बात यह है कि कौमों को आबरूमंदाना फैसले करने होते हैं। कोई इज्जत भी कुछ चीज होती है।
अगर आपको आलमी इदारे ये कहें कि जनाब आप अपने मुल्क में आकर लोगों को मारने वाले, जासूसी करने वाले, बदमाशी करने वाले इस तरह के आदमी को छोड़ दें, तो क्या आप छोड़ देंगे? क्या आप नाक रगड़ते हुए कहेंगे कि जी हमने जो गलत किया था, गलत किया था, अब ले जाओ अपने आदमी को, और आप हार फूल पहनाकर कलभूषण को उनके हवाले कर देंगे? ये तो नहीं हो सकता। कौमी बुनियादों पर स्टैंड लेना, सारे के सारे इदारे एक साथ हो जाएं और कहें कि ना हमारी कौमी गैरत का मसला है, जाए अपना जो करना है आलमी अदालत ने। हम आलमी अदालत की बात क्यों माने? हमारे यहाँ ट्रायल हो चुका है उसके ऊपर, कोर्ट मार्शल हुआ है। क्या या तो ये कहो कि हमारा कोर्ट मार्शल गलत था, या ये कहो कि कोर्ट मार्शल किया था जिस अदालत ने वो गलत फैसला किया था, या आप मान लो सारा कुछ मानकर और फिर कहो दुनिया को ले जाएंगे आप कलभूषण को। ये कौन सा तरीका है कि आप कौम को धोखे में रखकर इस तरह का रास्ता अख्तियार करें? बिल्कुल सही है गारी साहब, क्या वाकई ऐसा है कि इस ऑर्डिनेंस से कुलभूषण यादव को एनआरओ मिल जाएगा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मैं नहीं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मलबा कोर्ट के ऊपर डालना है कि जी कोर्ट ने रिलीज किया, हम क्या करें, हम तो मजबूर थे, हम तो बेबस थे, कोर्ट ने कर दिया। और कोर्ट में ये कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कोर्ट में जाकर ये सही प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, कोर्ट में जाकर ये केस नहीं लड़ेंगे, हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे और कोर्ट के सामने एक ही रास्ता छोड़ेंगे, जनाब आप इसको शक का फायदा देकर ब्री कर दीजिए ताकि हम इसको चार्टर जहाज में बिठाकर भेज सकें। ये एक तरीकाकार होगा। और फिर सारी दुनिया हम लोग जो है वो कोर्ट के बारे में सवाल करते रहेंगे कि जनाब ये तो कोर्ट ने फैसला कर दिया था, वरना हुकूमत तो ऐसा करने वाली नहीं थी। ये मलबा कोर्ट पर मैं आज बात ये कर रहा हूँ और मैं ये बात रिकॉर्ड के लिए कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड में रहे और लोग इसको बात को फिर निकाल कर देखें कि मैंने क्या कहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ये सारे का सारा मलबा कोर्ट पर डालना चाहती है। अगर कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ गया कि जनाब यहाँ पर जो है ये साबित नहीं किया जा सका कि ये जासूस है, साबित नहीं किया जा सका कि ये पाकिस्तान में पकड़ा गया, और अगर कोई और मामला हुआ या किसी और तरीके से उस केस में वो बरी हो गया, तो किस पर जाएगा बात तो कोर्ट पर जाएगी। देखें जनाब फौजी अदालत ने तो सजा दे दी थी, कोर्ट मार्शल में सजा हो गई थी और उसमें तो बिल्कुल सजा पर हो गया था, लेकिन क्या करें जनाब यहाँ पर सिविलियन कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। अब सिविलियन कोर्ट जाने और उसका काम सुपीरियर जुडिशरी है। और हमें पता है कि बहुत ही काबिल एहतराम पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इंतहाई काबिल एहतराम है, और उनके जजमेंट्स पर ऐसा नहीं है क्योंकि बड़े सवालात उठे हों, लेकिन आप कैसे सवाल उठाएंगे? अगर ये कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो क्या हम ये उठाएंगे उनके बारे में सवाल? हम उनकी लॉयल्टी पर शक कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला किसी दुश्मन को ऐसे रिलीज दे देंगे, लेकिन रिलीफ देंगे। लेकिन मसला क्या है कि ये हुकूमत अगर प्रोसिक्यूशन नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? एक ही रास्ता होगा, जनाब ब्री कर दें आप, कोर्ट तो मेरिट पर फैसला करे। बिल्कुल। वज़ीर आज़म पहले भी वुज़रा और महकमों को तंबीह कर चुके हैं और इतलात यहाँ तक हैं कि वो हर ब्रीफिंग को नोट भी करते हैं, लेकिन लगारी साहब फिर वसीम अकरम प्लस हुकूमत की कारकर्दगी क्या वज़ीर आज़म को नज़र नहीं आती? अब वसीम अकरम को जाना चाहिए कोर्ट में कि मेरा नाम इस्तेमाल न किया जाए, और उस्मान बुज़दार के लिए तो बिल्कुल ना किया जाए कि जिनकी कारकर्दगी ऐसी हो। वसीम अकरम का कैरियर दांव पर लगा हुआ है और उन्होंने एक शानदार अपना एक दौर गुजारा है और पाकिस्तान के कप्तान के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और अगर ये वसीम अकरम प्लस हैं तो फिर इमरान खान प्लस कौन है ये भी बताया जाए हमें, और कौम को एतमाद में लिया जाए। ये तरीक़ाकार है कि जनाब गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं 50 और गाड़ियाँ वो खरीद रहे हैं जिनने भैंसें बेच दी थी, भैंसें बेचने वालों ने गाड़ियाँ खरीदनी और कह रहे थे कि जनाब हमने गाड़ियाँ भी बेच दी हैं। वो गाड़ियाँ भी बेची गई थी, तो भाई यार वही गाड़ियाँ रहने देते। अगर आपने गाड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं और नई गाड़ियाँ चाहिए तो वो गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ चाहिए उनको खेतों में लेके जाना, तो खेतों के लिए रोक डालना है किसानों को। देखो हम कैसी गाड़ियों में आए, मतलब हाथ नहीं लगाना, इसको मैली हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, हमारी गाड़ी के करीब नहीं आना। इधर धूल जो है वो तुम्हारे मुकद्दर में है और धूल ही लेते रहो, और धुआं भी आएगा तुम्हारी मुकद्दर में और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। देहात में जाना होता है इन लोगों ने तो इतनी बड़ी गाड़ियों में बैठ कर जाना होता है, क्या बताना होता है। गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ देहात वाले नहीं आने देते हैं, अगर छोटी गाड़ियों में जाएँ तो उसमें कौन सा फ़र्क पड़ जाता है। असल में ये सारे का सारा काम हो रहा है। अगर नवाज शरीफ के दौर में पकड़ा गया कलभूषण को तो ये उसके छुड़वाने के लिए बेताब हैं, और पहले उनने गाड़ियाँ ली हुई थी, उनने गाड़ियाँ बेच दी, भैंसें तक बेच दी थी, अब जो है नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। ये एक ऐसी हुकूमत आई है कि जो बात बात पर यू टर्न लेती है और आदि है यू टर्न लेने की। हम ये करेंगे नहीं करेंगे,
हम वो नहीं करेंगे। हाँ जी करेंगे, हाँ जी, करेंगे। ये है उनका तरीक़ाकार और वही करते हैं जो इनका मन चाहता है। जो ऐलान करते हैं उस ऐलान को एक ज़माने में जब ज़ियाउल हक हुक्मरान थे तो उनका होता था ओहदा CMLA, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, सही। तो उसका मतलब लोगों ने ये निकाला था कैंसल माई लास्ट अनाउंसमेंट। तो कैंसल माई लास्ट अनाउंसमेंट